आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे आज की इस क्लास से हम लोग सीडीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस भी चलेंगी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार उसको क्विक प्रीव्यू जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे टॉपिक देख सकते हैं, बाल विकास की अवधारणा, ब्रैकेट में है वृद्धि एवं विकास, यानी कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, इनके बेसिक क्या है, इनको जानेंगे और जीरो से पढ़ेंगे हम लोग। एक बार मैं आपको क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। ये बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, बस आपको ध्यान से सुनते समझते और नोट करते जाना है। और आपको जो भी पॉइंट बताया जाएगा उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इस शब्द पे आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास क्या है। बाल विकास शब्द जो है आज एक विषय बन चुका है, यानी एक सब्जेक्ट बन चुका है। इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान आता है। मनोविज्ञान की एक ब्रांच आई जिसको बाल मनोविज्ञान कहा गया। लेकिन इस जो ये टाइटल था या ये जो शब्द था, इसमें बेसिकली मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की बात हो रही थी। लेकिन यह भी देखा गया कि बच्चों के लिए और भी अनेक पक्ष हैं, चाहे उसके भावात्मक हो, सामाजिक हो, भाषाइक हो। इसलिए एक नया शब्द इजाद किया गया और इस शब्द में ये सारे जो भी पक्ष हैं उसके अध्ययन के लिए बाल विकास शब्द एग्जिस्ट किया। हालांकि ये जो बाल विकास है ये मानव विकास का एक भाग है। मानव विकास की जब हम बात करेंगे तो आप समझ लीजिए जन्म से लेकर वृद्धावस्था या मृत्यु तक की बात करेंगे। लेकिन जब हम बाल विकास की बात करते हैं, जो कि दो शब्दों से बना है, बाल धन विकास यानी चाइल्ड प्लस डेवलपमेंट, यानी बच्चे, ये लगभग जो है आपकी 18 वर्ष तक की बात की जाती है। यानी एक जो भी एक स्टूडेंट जो है उसके लिए आपको ये चीजें जाननी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो 18 वर्ष तक होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो बेसिकली आपको इसी एज ग्रुप के बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए, जो आपसे पढ़ेंगे, इसलिए उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये रही थोड़ी सी एक इसके बैकग्राउंड की बात, ये आपको जानना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है, इसमें जो दूसरा शब्द है, सारा गेम इसी का है और सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। विकास क्या है, यानी व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है ये विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, एक प्रगतिशील क्रम है। पहले तो ये एक प्रोसेस है, और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, यानी ये हमेशा आपकी बेहतरी में चलता है। दूसरा, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसको एक सीरीज कहा जाता है जिसमें सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं। जैसे एक समय बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद वो पहले लेटना, बस लेटे रहता है कई महीनों तक, उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना उठना, फिर दौड़ना बोलना, ये सारी चीजें सीख रहा है। तो आप देख रहे हैं इसके क्रमवार किस तरीके से परिवर्तन होते जा रहा है। फिर धीरे धीरे उसके दांत निकलते हैं, फिर उसके बाद उसके दांत मिल्क टूथ जो है वो टूटने लगते हैं, यानी दूध के दांत। फिर उसके बाद उसके परमानेंट टीथ आते हैं। इस तरीके से विकास होते जाता है, उसका साइज बढ़ता जाता है और उसका आकार जो है, शरीर का आकार वो स्पष्ट होने लगता है। ये सब क्या है, ये एक क्रमिक विकास है। आगे अभी और इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है कि विकास जो है ये हर मनुष्य में, चाहे वो इस देश का हो चाहे दूसरे देश का हो, सब में ये प्रक्रिया पाई जाती है, यूनिवर्सल है। दूसरा, और यूनिवर्सल का मतलब आगे और हम लोग डिटेल में जानेंगे। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी आप जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलती है। इवन जन्म क्या, गर्भावस्था से, गर्भधान से ही लेकर ये आपकी आखिरी सांस तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं विकास के बारे में थोड़ा सा। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके विकास में भी कई प्रकार के विकास आते हैं, यानी उसके भी कई अलग अलग क्षेत्र हैं, कई अलग अलग आयाम हैं। विकास को इसीलिए मल्टी डायमेंशनल कहा गया है, उसके बहुआयामी है ये। कैसे, आइए जानते हैं। जब हम लोग विकास के क्षेत्र या प्रकार की बात करेंगे, यानी डोमेन्स एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें चार पांच डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप एक पिक्चर देख सकते हैं एक बच्चे का, तो जब भी ये इसका डेवलपमेंट होगा तो इसका डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। फिजिकल तो होगा, उसके बाद मेंटल होगा,
उसके बाद सोशल होगा, इमोशनल होगा, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे वो पहले एक शब्द बोलता है, फिर बोलते बोलते दो तीन शब्द मिलाकर बोलना, फिर सेंटेंसेस बोलना, फिर अपने तरह से कुछ एक्सप्लेन करना वो सीख जाता है। अब अगर हम बात की जाए कितने टाइप के बेसिक जो हैं या मेन जो क्षेत्र हैं विकास के, वो कौन कौन से, उसको जान लीजिए। पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, इसको मानसिक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथा जो है वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संवेगात्मक या भावात्मक विकास कहते हैं। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका भाषा का विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो विकास है इनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जानना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शारीरिक विकास। इस विकास के अंतर्गत जो है, जब हम शारीरिक विकास की बात करेंगे तो शरीर में वृद्धि, शरीर के अनुपात में बढ़ना, इस तरीके से हड्डियां मजबूत होना, मसल्स मजबूत होना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका भी एक भाग और है, यानी इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है मोटर डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में गत्यात्मक क्रियात्मक विकास कहते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के विकास आते हैं। पहला आता है मोटर स्किल, जिसको ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। आप हिंदी मीडियम में भी है तो इसको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें बेसिकली जो भी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि ज्यादा मसल्स का या ज्यादा जोर लगा के जो काम किया जाता है, यानी जिसमें ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, जैसे दौड़ना, इसके अंतर्गत दौड़ना आ जाएगा, कूदना आ जाएगा, कहीं चढ़ना आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज आएंगी। वहीं जब फाइन मोटर की बात करेंगे तो इसमें भी फिजिकल एक्टिविटीज है, लेकिन बहुत ही बारीक, जैसे लिखना, कोई डिजाइन बनाना, कोई चीज ड्रॉ करना। आप देख रहे हैं यहां पर भी हमारे हड्डियों का, मसल्स का यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर बहुत ही बारीक, बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही ध्यान से हम उसका, जैसे आप कह सकते सुई में अगर आपको धागा डालना है, वहां पर भी हमारे जो फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, मोटर स्किल वो भी है, लेकिन वो बहुत ही बारीक है, बड़ा उसको ध्यान से करना पड़ता है, और उसको उसके लिए वो बाद में हमारे अंतर यानी एक बच्चे के अंदर वो बाद में ये विकसित होता है ये गुण। तो फाइन मोटर स्किल यानी ये दो स्किल आपको याद रखना है। जब हम ग्रॉस की बात करेंगे तो उसमें दौड़ना, कूदना, भागना, इस तरीके के जो एक्टिविटीज हैं वो आ जाएंगी। फाइन मोटर में बात करेंगे तो बेसिकली बड़े महीन काम, जो कि जैसे लिखना हो गया, कुछ ड्रॉ करना हो गया, कुछ ऐसे बड़े बारीक काम आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विकास का क्षेत्र है या डोमेन है वो है संज्ञानात्मक विकास, जिसको इसी के अंतर्गत मेंटल डेवलपमेंट आ जाता है। यानी अगर ये एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो इसका मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि जो चीज वो समझ रहा है, सीख रहा है, वो सब कुछ किसके बेसिस पे सीख रहा है, अपने मेंटल डेवलपमेंट के बेसिस पे। पहले वो चीजों को मतलब एक तरीके से पहले वो देखता था, फिर उसके बाद वो जानने लगा इसको क्या बोलते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ उसके पास मिल गया तो उसको जोड़ तोड़ के सीख रहा है, उस तरीके से बना रहा है कि देखिए ये घर बना दिया मैंने। यानी अब उसके मेंटल डेवलपमेंट का भी विकास होता है, यानी ये भी एक उसका प्रमुख क्षेत्र है। तीसरा जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है तो परिवार जो है वो भी समाज का ही एक हिस्सा है, तो वो समाज की भी चीजें सीखता है कि किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसको क्या बोलना है, ये सब कुछ वो सीखता है। साथ ही साथ उसके अंदर इसी के अंतर्गत आ जाता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। इस मोरल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सब जो गुण हैं ये इसी के अंतर्गत विकसित होते हैं। संवेगात्मक और भावात्मक विकास की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें प्रमुख रूप से उसके अंदर 3 भावात्मक गुण पाए जाते हैं, यानी जो 4 से 5 या 6 महीने तक विकसित हो जाते हैं। उसमें पहला होता है उसको डर, डर का भाव उसके अंतर्गत होता है। दूसरा गुस्सा, और तीसरा लव यानी प्रेम का भाव। ये 3 जो भावात्मक बेसिक हैं, यही 3 पूछा जाता है कि जो संवेगात्मक गुण है प्रमुख रूप से, या जो सबसे पहले विकसित होते हैं, उसमें यही FAL से आप याद कर सकते हैं। जो पांचवा है जो नया जोड़ा गया है वो है, नया क्या, ये भी कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इस पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, तो इसको भाषा विकास यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी एक अलग प्रकार से, अगर आपको शॉर्ट में याद करना हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके से। और प्रमुख रूप से बात की जाए तो आपके PCS यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी 4 जो हैं ये आपके प्रमुख रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा आपसे एग्जाम में। और जब आपको बेसिक पता होगा तो आपको और कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली बता पाएंगे या उसका सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं। ये बात थी क्षेत्र पे। अब हम लोग जानेंगे कि जो विकास होता है उसके रूप क्या है, किस तरीके से विकास होता है हमारे शरीर में। तो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बस समझ लीजिएगा। आकार में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, पहले हम छोटे थे, हम पहले किसी के गोद में खेलते थे, बाद में हमारी हाइट इतनी बढ़ती गई कि आज हम, अगर ऐसे देखा जाए तो छोटा बालक, यानी आप इस इमेज से देख लीजिए कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है। हर मनुष्य की इसी प्रकार से ग्रोथ होती है। तो यानी जब भी हमारे साइज में परिवर्तन हो रहा है या हमारे अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, ये सब विकास के ही रूप हैं। और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमारे पुराने गुण भी चले जाते हैं। गुण का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे हम बचपन में तुतला कर बोलते हैं, वो हमारा गुण, हम घुटनों के बल चलना सीखते हैं, यानी कुछ चीजें जो हैं वो डिसअपीयर होते जाती हैं। डेवलपमेंट का मतलब हमेशा यही नहीं है कि नई नई चीजें सीखते रहना, नए नए परिवर्तन, और कुछ जो काम के नहीं परिवर्तन होते हैं नेचुरली वो गायब भी हो जाते हैं। तो ये भी इसके ही अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो अच्छे से पढ़ा होगा वही इसको समझ पाता है या जान पाता है। बेसिकली बहुत से लोग इसको बताते भी नहीं है। अगला जो है नए गुणों की प्राप्ति, ये आप सभी लोग जानेंगे। जब भी हम कोई नई चीज, जैसे एक बच्चा पहले घुटनों के बल चल रहा है, फिर दौड़ना सीख जाएगा, फिर साइकिल चलाना सीख जाएगा, फिर बाइक चलाना सीख जाएगा, ये नए नए गुण उसको विकसित हो रहे हैं। बोलना, बात करना, डिबेट करना सीख जाएगा, नए नए थॉट्स या कुछ लिखना, राइटिंग, पोयम, सिंगिंग, ये सब कुछ सीखने लगता है। तो ये उसके नए गुणों का विकास है। लेकिन जो मैं इससे पहले तीसरा पॉइंट था, यानी जो पुराने, जो ऐसे बच्चा पहले जब बचपन में रोता था बहुत तेजी से चिल्ला चिल्ला के रोता था, हाथ पैर पटक के रोता था, लेकिन आप देखेंगे कि बाद में जब आप 16-17 साल, यानी जैसे जैसे आपका विकास होगा तो आप ऐसे रोएंगे कि लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे कुछ ऐसे गुण जो होते हैं वो गायब भी होते जाते हैं समय के साथ साथ, जिनका यूज नहीं होता, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये तो रही विकास की बात। जब हम विकास पढ़ते हैं तो एक और शब्द आता है जिसकी बात हमने शुरू में ही की थी, वृद्धि और विकास। अब ये वृद्धि क्या है, इसको आइए बहुत ही डिटेल से जानते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक कंसेप्ट है, ये आपको समझना है इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या रिलेशन है इनके बीच। जब वृद्धि की बात करेंगे तो ग्रोथ, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहते हैं, इसके लिए हिंदी में 2 शब्द है, वृद्धि या अभिवृद्धि, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। वृद्धि का मतलब ही होता है किसी चीज का बढ़ना या फैलना। मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, फैलना ही वृद्धि कहलाता है। अब जैसे विकास जो है, ये एक तरीके से अगर हम विकास कहें, विकास पूर्ण रूप से व्यक्ति का हो रहा है, तो उस विकास में ही वृद्धि एक इसका भाग है। वेन डायग्राम से आप समझ लीजिए, अगर ये विकास एक बड़ी थाली है, एक थाली हमने बना दी, उसमें एक कटोरी बराबर एक जो जगह है, जो स्थान है, वो वृद्धि का भी है। विकास में और भी चीजें आती हैं, विकास में ही हेल्प करता है, आपकी मैच्योरिटी हो गई, लर्निंग हो गई और आपका ग्रोथ हो गया। ये 3 चीज जो है आप एक मनुष्य के, एक बच्चे के, एक बालक के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि विकास जो है एक बड़ा टर्म है, उसके अंतर्गत जो है, उसके अंदर जो है वृद्धि एक छोटा सा टर्म है, जो कि बेसिकली किसी चीज के बढ़ने को लेकर उसी को विशेष तौर पर उस पर फोकस करता है। जैसे यहां पर एक बच्चा अपनी लंबाई देख रहा है, तो बच्चे की लंबाई का बढ़ना जो है वो वृद्धि कहलाएगा। लेकिन बच्चों के गुणों में जो विकास है वो जो है वो वृद्धि नहीं कहलाएगा, वो विकास ही कहलाएगा। अब इसमें क्या अंतर है, जो आपका कंफ्यूजन है वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा इस टेबल से। आइए जानते हैं। वृद्धि का ये कॉलम है यानी ग्रोथ का है, दूसरा जो कॉलम है ये आपके डेवलपमेंट यानी विकास का है। अब इसमें जान लीजिए, जब वृद्धि जो है, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन की बात होती है। यानी जब आप वृद्धि कहते हैं यानी उसमें कोई साइज में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हाइट हो गया। लेकिन जब हम विकास की बात करेंगे तो उसमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, भाषाई, जो अभी हम लोगों ने क्षेत्र पढ़े वो सब कुछ आ जाएगा।
तो ये बेसिक अंतर है इसका पहला। दूसरा, इसका जो अंतर होता है वो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होता है। ये मात्रा में बढ़ता है, मात्रा में जब बढ़ेगा तो इसको मापना बहुत ही आसान होगा। लेकिन विकास जो है ये गुणात्मक है, इसमें भी मात्रात्मक का गुण है, लेकिन विशेष तौर पर इसमें गुणात्मक गुण देखा गया है। यानी कि बच्चा पहले तुतला कर बोलता था, अब सही बोलने लगा, अब तेज बोलने लगा, बहुत स्पीड से बोलने लगा। इसको मापा नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वृद्धि जो है ये एक निश्चित समय तक ही होती है। जैसे हमारी हाइट कब तक बढ़ती है, जैसे आप फीमेल में देखेंगे तो 16 साल तक और मेल में 18 साल तक, यानी बच्चों में, किशोर में जो है वो 18 और किशोरियों में 16 वर्ष तक मानी जाती है सामान्य तौर पर। ये जो है इसके बाद ये आपकी वृद्धि जो है, हाइट बढ़ना, ये हाइट कब तक बढ़ेगी? हाइट ऐसा नहीं ना लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी, तो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, जब तक आप परिपक्व हो जाएंगे, आपकी शरीर परिपक्व हो जाएगी, उसके बाद वृद्धि नहीं होगी आपकी। लेकिन विकास जो है वो आपके जीवन पर्यंत यानी आपके आखिरी सांस तक चलता रहेगा। उसके बाद जो वृद्धि होती है वो कोशिकाओं के विभाजन से होती है। हमारे अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है और हमारी शरीर बढ़ती है, हमारे शरीर का अनुपात बढ़ता है। ये बात फिर से मैं बता दूं कि वृद्धि, जब हम विकास की बात करेंगे, जब भी हम विकास शब्द प्रयोग करेंगे तो उसमें वृद्धि जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व है। यानी वो उसमें हम जब एक बार हमने कह दिया विकास तो उसमें ये इन्वॉल्व हो गई। लेकिन अगर सिर्फ वृद्धि की बात करेंगे तो इसका मतलब हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो विकास है वो वातावरण के साथ परिपक्वता और अंतरक्रिया से होता है। इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं, उसमें वंशानुक्रम, जो अनुवांशिकता है, परिपक्वता है और इनके बीच अंतरक्रिया है, सामाजिक अंतरक्रिया से हमारा विकास होता है। लेकिन वृद्धि जो है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल टर्म है, वो अंदरूनी रूप से काम होता है, उसमें कोई बाहरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो हमारी हाइट को बढ़ा दे, ऐसे समझ सकते हैं। वो बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वृद्धि जो है विकास का एक भाग है सिर्फ, लेकिन विकास का क्षेत्र जो है, जो इसका डोमेन है वो बहुत ही विस्तृत है। जितनी बात हम लोगों ने इसमें की थी इससे भी विस्तृत है, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से आपके सिलेबस में इतने ही चीजें हैं तो इसलिए हम बस उस पर फोकस कर रहे हैं। वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंग को दर्शाती है और विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। जैसे जब यहां पर हमने बताया कि वृद्धि, तो मतलब एक बात को हमने नोटिस कर लिया कि हाइट बढ़ रही है, तो यानी एक निश्चित भाग को दर्शाया। लेकिन विकास बोलने लगेंगे, यानी यहां पर बच्चा पहले घुटनों के बल चल रहा था, अब जो है वो खड़े होकर चलना दौड़ना सीख गया, तो उसमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी है, मेंटली स्ट्रांग हुआ है, तभी वो चल पा रहा है, तभी वो दौड़ पा रहा है, उसको अंदाज हो गया है कि कितना पैर बढ़ाना है या कैसे, यानी वो अगर उसके बीच में दो गैप भी होगा तो वो उसको कूद के पार कर जाएगा। ये सब जो है फिजिकल मेंटल इससे ही पॉसिबल, यानी उसके अंतर्गत जब वो विकास की बात करेंगे तो अन्य जो भी संपूर्ण परिवर्तन उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसका जो आकलन होता है, अगर आप इसको मापेंगे वृद्धि को, तो यह मात्रात्मक ही मापेंगे, इतने फीट का, इतने सेंटीमीटर। हाइट कैसे मापी जाती है? फीट में, सेंटीमीटर में, मीटर में। लेकिन जो विकास का जो मापन होता है, आंकलन असेसमेंट होता है, वो गुणात्मक हो सकता है। जैसे आप परसेंटेज दे सकते हैं, ग्रेडिंग दे सकते हैं, लेकिन वहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने पहले इतना मीटर सीखा या इतना केजी सीखा, अब इतना केजी। वहां पर हम ये नहीं प्रयोग करेंगे। वजन में कर लेंगे, वजन इतना था, इतना हो गया। लेकिन जब गुण विकास, जब हमारे अंदर गुणों का विकास होगा तो उसके लिए ग्रेडिंग होती है। जैसे एग्जाम आपका होता है, ग्रेडिंग परसेंटेज ही बनाया गया है। उसके बाद ये जो है अभिवृद्धि या वृद्धि जो है वो अधिगम से प्रभावित नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत से लोग इसको समझिएगा। इसका कहने का अर्थ है कि अगर आप एक बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, यानी वो लर्निंग कर रहा है, अच्छा से सीख रहा है, क्या उसकी हाइट जल्दी बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर एक बच्चे की लर्निंग अच्छी हो रही है, वो अच्छे तरीके से सीख रहा है, पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उसका विकास अन्य बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से होगा। इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग से अभिवृद्धि तो प्रभावित नहीं होती है, लेकिन विकास जो है वो इफेक्टिव होता है, वो उससे प्रभावित होता है। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गमला है, गमले में एक आप प्लांट लगाया गया है, पौधा है। पौधे के आप देख सकते हैं पहले पौधा कुछ इतना साइज थी, फिर उसकी साइज इतनी बड़ी, फिर ये हो गई, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया।
अब इसके साइज के बढ़ने की बात करेंगे तो साइज तो बढ़ ही रहा है, यानी इसकी लंबाई बढ़ रही है, साथ ही साथ चौड़ाई भी, पहले सिर्फ 2 पत्तियां थी, अब चौड़ाई भी बढ़ गई। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्रोथ कहेंगे, यानी वृद्धि कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब ये छोटा पौधा यहां से चलकर इस स्टेज तक आया, जब फूल उगने लगे, ये इसके विकास को प्रदर्शित करता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप इससे समझ जाएंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन वृद्धि और विकास में तो नहीं होगा। तो अब ये समझ लीजिएगा कि वृद्धि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, और इसका आप स्क्रीनशॉट और इसको नोट कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत की। अब जो भी चीजें पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बाल विकास है, इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि जो बच्चों तक केंद्रित हो, इसमें जवान, यंग या बुढ़ापे की बात नहीं की जाएगी। अब हम लोग जो विकास के सिद्धांत की बात करेंगे, बेसिकली आप शैशवावस्था से, यानी इस अवस्था से इस अवस्था तक, या 18 साल 19 साल तक के बच्चों को इस सेंटर में रखकर उनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना, आप अगर मैं यहाँ पे 4-5 स्टार भी लगा दूं तो वो कम होगा। ये आपको बेसिक बता देगा और इससे एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको समझते जाइए। जब विकास की बात कर रहे हैं तो एक आप इमेज ये देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ घुटनों के बल चल रहा था, अब वो तेजी से, यानी यंग भी हो गया, बड़ा भी हो गया। अब उसके आप देख सकते हैं कि अब वो बड़े बड़े जो मतलब पैर आगे बढ़ा रहा है, यानी और तेजी से चलना प्रारंभ कर दिया। ये क्या है? ये इसके विकास को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसके पीछे पीछे भी कई जो इसके, अगर आप बिहाइंड जाएंगे तो इसके सिद्धांत कुछ काम करते हैं। उन सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है, वो निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत है, या इसको सतत परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। हमारे बॉडी में जो भी परिवर्तन होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको बस एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट बताया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, विकास क्या है। अब इसकी विशेषता जानेंगे, अब इसके सिद्धांत जानेंगे कि किन सिद्धांतों पे विकास काम करता है या क्या उसकी विशेषताएं हैं। पहले तो ये निरंतर चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। आप अपने को हर दिन देखेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन, वो आपको नहीं भी देखेगा कोई दूसरा, अगर आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद देखेगा, जरूर आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। और ये हमेशा चलता रहेगा, आप सोए हो जगे हो उससे मैटर नहीं करता है, आपके अंतर्गत आपके बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। अब इन चेंजेस में जो है उसमें भी कई पॉइंट आते हैं, कई फैक्ट आते हैं। सबसे पहले जो ये प्रिंसिपल है, ये बेसिकली सार्वभौमिक है, यानी हर जीव के साथ, हर मनुष्य के साथ ये परिवर्तन होते रहते हैं। यानी विकास का जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है चाहे इस देश का कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी और देश का हो, चाहे कोई और जीव हो, हर जीव में आपको विकास की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अगर विकास नहीं होता है तो जो आदमी जितना पैदा होता है उतने पे ही रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रगतिशील है, यानी इसमें आपको बेहतरी देखने को मिलती है। आप ये नहीं है कि आप बड़े हैं तो फिर छोटे घटने लगेंगे आपकी हाइट, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा इंप्रूव करते हैं। जैसे आप घुटनों के बल चल रहे थे तो खड़ा होना सीख जाते हैं, फिर उसके बाद दौड़ना सीख जाते हैं, बेहतरी होती है। तो यानी ये प्रोग्रेसिव है। इसलिए हमने कहा था स्टार्टिंग में कि ये एक प्रगतिशील क्रम है, एक प्रगतिशील सीक्वेंस है, क्रमबद्ध है, एक क्रम में चलता है। सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे देखिए ये सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि घुटनों के बल चलते चलते बच्चा दौड़ने लगे। एक सीक्वेंस उसका है नेचुरल, वो डिफाइंड है हर मनुष्य के साथ, कि वो पहले एक तरीके से पहले वो बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर कोई चीज वस्तु पकड़कर वो उठना पहले सीखेगा, फिर उठते उठते कुछ दिनों बाद ऐसे करते करते फिर वो एक आध पैर आगे बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते फिर वो धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये जो है एक सीक्वेंस में होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा बैठा बैठा रहे और बैठने के कुछ महीनों बाद वो दौड़ने लगे। यानी ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये भी एक इसका सिद्धांत है, किसका? विकास का, यानी डेवलपमेंट का एक ये भी प्रिंसिपल है। ये सीक्वेंशियल होता है, व्यवस्थित होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक होगा। जब मैच्योरिटी यानी जब मजबूती आ जाएगी तभी वो, जैसे बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा, जब वो प्रॉपरली खड़ा होना सीख जाएगा तभी वो चलना प्रारंभ करेगा। यानी सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्डरली होगा। बिना ऑर्डर ब्रेक इसमें नहीं हो सकता है कि बच्चा पैदा होते ही बोलने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें पहले वो कुछ कुछ
बड़बड़ाने तरीके से कोई बात करेगा, फिर करते करते तब वो कोई एक शब्द रिपीट करेगा बार बार, फिर वो बोलना प्रारंभ करता है कोई एक क्लियर वर्ड। तो कहने का मतलब है कि ये एक सीक्वेंस में होता है और व्यवस्थित होता है। ये इसका सीक्वेंस टूट टूट नहीं सकता है, टूटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक पैटर्न फॉलो करता है, जब जो भी डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे एक ह्यूमन, हम लोग होमोसेपियन स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, तो हमारा जो शेप होगा हमारे फेस का वो उसी तरीके से होगा। लेकिन अगर एक हाथी का बच्चा है तो उसका आकार हाथी के बच्चे के आकार का होगा। शेर का बच्चा है या कोई भी जानवर आप ले लीजिए, उसके बच्चे का विकास जो है उसके पैटर्न पे होगा। यानी यहां पर एक फिक्स पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां आए, हमारे हाथों में 5 उंगलियां आएंगी। तो ये आपको जानना है कि ये विकास का एक सिद्धांत है, एक विशेषता है। ये परिवर्तनीय है। जैसे कि परिवर्तनीय का अर्थ ये है कि अगर किसी बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि उसको और पहले, जैसे मान लीजिए अगर किसी पे बच्चे पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो चलना जो है 1.5 साल पे स्टार्ट करे। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, उस बच्चे के एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, उस पे फूड न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं और उसको और ढेर सारी एक्टिविटी कराते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा 8 महीने पर, 9 महीने पर, यानी 10 महीने पर भी चलना स्टार्ट कर दे। तो ये परिवर्तनीय है कि बच्चे को अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाए, बहुत जल्दी लिखना सीख जाए। उसको लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत जल्दी लिखना भी सीख सकता है। यानी परिवर्तन हम उसमें तेजी कर सकते हैं कुछ हद तक। अप्रतिवर्ती, इरिवर्सिबल है। एक ये भी सिद्धांत है कि ये रिवर्स में नहीं जाता है। आप बड़े हो गए तो आप बच्चे नहीं बन सकते हैं। आप कहेंगे कि सर एक्टिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपकी हाइट, आप ये सोचिए कि ये बच्चा जो है अब ये घुटनों के बल इस आकार में आ सकता है कभी? तो कभी नहीं। विकास जो एक बार आ जाता है, अब आपके जो दूध के दांत टूट गए, जो आपके परमानेंट टीथ आ गए, तो आपके दोबारा दूध के दांत आ सकते हैं? कभी नहीं। तो ये जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मॉडिफिएबल है। इसमें अगर किसी बच्चे को अच्छी चीजें, यानी कह सकते हैं कि अगर उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट ना मिले या नेगेटिव इन्वायरमेंट मिले तो वो नेगेटिव चीजों की ओर मुड़ जाता है। यानी उसका विकास भी मोड़ा जा सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव की ओर। तो ये इस एक ही टर्म में मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको डिस्कस करा दिए, जिससे कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी और इसके बाहर कोई एक वर्ड नहीं आ सकता है, आप ढूंढ भी सकते हैं। अगला जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है, वो है निश्चित दिशा का सिद्धांत, जिसको डायरेक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये डायरेक्शन क्या है इसको जान लीजिए। 2 डायरेक्शन मुख्य रूप से बच्चों में देखी जाती है, बच्चों के विकास में देखी जाती है। पहली जो है वो है सेफेलोकॉडल और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये 2 वर्ड से बना है, सेफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इन 2 वर्ड को ही आप समझ लेंगे। हिंदी में इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो बोर्ड क्या हिंदी उसकी रखता है। जैसे मस्तकाधुमुखी, या और इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल को कहते हैं समीप दूरभिमुख, यानी समीप से लेके दूर तक, या इसको समीपस्थ दूरस्थ भी कहते हैं। कई नाम हैं इसके, तो उन नामों पे ना जाकर आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है हेड टू टो, यानी सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है आपके पास से लेकर नियर टू फार, पास से दूर तक। इसी शब्द के अर्थ को आप समझ लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पहले वाले पर, सेफेलोकॉडल क्या है। ये चित्र संख्या 1 आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे होंगे। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है कि बच्चे के सिर का विकास और सिर पर कंट्रोल जो है वो पहले होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इसका सिर का भार ही 25% होता है उसकी पूरी बॉडी का, तो वो अपने सिर को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो गर्दन घुमाकर देखना, ऊपर नीचे देखना शुरू करता है। धीरे धीरे फिर उसके बॉडी का मूवमेंट, यानी धीरे धीरे ये मूवमेंट नीचे होते आता है, फिर वो शरीर को थोड़ा बहुत हिला पाता है। करते करते तब वो उसकी पांव की उंगलियां हिल पाती हैं। यानी और इसी तरीके से जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका निर्माण भी कुछ इसी तरीके से, पहले सिर का निर्माण होता है, सिर बहुत बड़ा होता है, उसी तरीके से होते होते इस तक, यानी पैर की उंगलियों तक आता है। इसी को कहते हैं सेफेलोकॉडल। दूसरा जो वर्ड है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको समीप दूरभिमुख कहते हैं।
इसका अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो शरीर का बीच बीच का हिस्सा है, इससे बाहर की ओर विकास होता है, समीप से दूर की ओर। इसको कैसे समझ सकते हैं आप ऐसे समझिए कि बच्चे का जो धड़कन है, जो दिल है, हार्ट है, उसका सबसे पहले विकास होता है अगर इन अंग की बात करें। इसके बाद धीरे धीरे चीजों का विकास होता है। बच्चा जब आप देखेंगे तो वो सिर्फ कुछ इस तरीके से कर पाता है, हाथ नहीं हिला पाता पहले। वो सिर्फ अपने जो बीच का पोर्शन है, यानी ये पूरा पोर्शन, इसको पहले मूव करना सीखेगा। फिर वो हाथ फोल्ड भी पहले नहीं कर पाएगा। छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो इस तरीके से हाथ नहीं कर पाएगा, यानी उसका विकास धीरे धीरे बाहर की ओर होता है। इसका कहने का अर्थ है पहले वो पूरे बॉडी को मूव करता है, फिर धीरे धीरे अगर आप किसी छोटे बच्चे से आप ऐसे करवाएं इस तरीके से, तो वो नहीं कर पाएगा। यानी ये पहले बीच से विकास शुरू होते होते उसके हाथ की उंगलियों तक आएगा, तब वो सारी उंगलियों को इस तरीके से फेर पाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस एरो से आप समझिएगा, सेफेलोकॉडल का मतलब ऊपर से नीचे तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर विकास बढ़ता है। पहले वो पूरा उसका शरीर है, उसी को बस पहले मूव करना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथों को मूव करना सीखता है, फिर तब जाके बहुत लास्ट में वो अपनी उंगलियों को कंट्रोल करना सीखता है। ये इन दोनों का अर्थ है। ये सिद्धांत काम करता है बाल विकास यानी बच्चे के विकास में। अगला जो है सामान्य से विशिष्ट, यानी जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। इसका मीन क्या है? जैसे कि जब भी कोई बच्चे को कोई चीज पकड़ाएंगे तो वो देखेंगे वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप उसको एक बॉल पकड़ाएंगे तो देखेंगे दोनों हाथ से पकड़ेगा, भले छोटा सा ही बॉल हो। कहने का मतलब है कि वो पहले जनरल एक्टिविटी, सामान्य एक्टिविटी करता है, क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशिष्ट करता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा तो छोटा सा बॉल होगा तो एक ही हाथ से पकड़ेगा। अब पूरे बॉडी को ऐसे इस तरीके से जैसे गोद में लेना, उस तरीके से वो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर आप एक पेन पकड़ाएं, मान लीजिए इस बच्चे को पेन पकड़ाएंगे इसके हाथ में, तो ये क्या करेगा? पेन को कैसे पकड़ेगा? आप सोच के देखिए। वो इस तरीके से पकड़ेगा, इस तरीके से भी पकड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होगा फिर वो इस तरीके से पकड़ने लगेगा। कहने का मतलब सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ने लगेगा। अब ये विशेष हो गया, अब वो समझ गया है कि इसको पकड़ने के लिए पूरे हाथ को लगाने की और पूरे इस तरीके से लिपटने की जरूरत नहीं है, ये तो 2 उंगलियों का काम है। और फिर वो लिखना, आप पहले बच्चों को लिखाना प्रारंभ करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो पकड़ेंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 उनको 2 महीना लग जाता है, 2 महीना 3 महीना इस तरीके से उनको पेन पकड़ना सिखाने में। तो पहले सामान्य से स्पेसिफिक की ओर, यही है इसका मतलब। अगला जो है वो है व्यक्तिगत भिन्नता। विकास सबका होता है, लेकिन इसमें अंतर है। अगर 2 जुड़वे भाई भी हैं तो उसका समान विकास नहीं होगा। कोई किसी की बुद्धि तेज होगी, कोई पढ़ने में अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में 2 व्यक्ति कभी भी, अगर ये 2 जुड़वे भाई अगर हम मान लेते हैं ए और बी, ये कभी भी 100% समान नहीं होंगे। यानी इनमें जरूर कुछ ना कुछ अंतर होगा, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, भावात्मक स्तर पे हो, भाषाई स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, किसी न किसी स्तर पर इनके बीच में अंतर होगा। ये इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अंतर संबंधित होगा, जो भी विकास होगा उसका एक दूसरे से संबंध होगा। जैसे हम जब लिखना शुरू करते हैं, बच्चे को लिखवाना शुरू कर दिए, तो यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ वो लिख रहा है तो ये फाइन मोटर स्किल हो गई। फाइन मोटर स्किल याद होगी आपको, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ये मोटर स्किल में 2 आती है, ग्रॉस और फाइन। तो जब आप छोटी छोटी बारीक चीजों के बारे में अब हम जानेंगे तो उसको फाइन, जब हम लिखना, छोटी बातें, कुछ सुई में धागे डालना, ऐसी चीजें। अब यहां पर बच्चे को अगर हम लिखना सिखाने लगेंगे तो यहां पर उसका सिर्फ ऐसा नहीं ना, मोटर स्किल भी काम करेगी यानी फाइन मोटर, उसके साथ उसका मानसिक स्तर भी काम करेगा कि क कैसे बनाना है, ए कैसे बनाना है। फिर उसके बाद वो बोलेगा भी तो उसके साथ उसका एक तरीके से भाषाई विकास भी होगा, ए बी। यानी कि जो भी विकास होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारी हाइट एक बार पहले बढ़ जाएगी तब हमारे अंदर गुणों का विकास होगा। जैसे जैसे गुणों का विकास होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, वैसे गुणों का भी, भाषा का भी, हर चीज का विकास होते जाता है। इसी को कहते हैं एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट कि क्या विकास जो है वो वर्तुलाकार है या रैखिक है, स्पाइरल है या लीनियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका अर्थ क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले लोगों ने माना कि जो विकास होता है वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब आप ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ को अगर हम इस तरीके से बनाते थे
तो ग्राफ का मतलब है कि बढ़ता क्रम दिखा दिए कि इसी तरीके से बढ़ता है, कुछ समय के लिए रुकता है, फिर बढ़ने लगता है। लोगों ने पहले यह माना कि यह लीनियर होता है, लेकिन बाद में कंसेप्ट जो आया वो है वर्तुलाकार। ऐसा माना गया कि लीनियर नहीं बल्कि वर्तुलाकार यानी स्पाइरल डायरेक्शन में बच्चे का विकास होता है। अब ये स्पाइरल डायरेक्शन क्या है इसको समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए यहां पर बच्चे का विकास शुरू होता है। बच्चा यहां पर सिर्फ बैठना सीखा था, बैठना। अब जिस तरीके से ये जो रोल हो रहा है इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीन है। पहले अगर वो बैठना सीखा है तो तुरंत अगले दिन चलना नहीं शुरू कर देगा। बैठना सीखा है तो बैठकर पहले वो घिसकता है। और जब आप कोई एक गुण सीखते हैं तो वो गुण सीखने के बाद आप डायरेक्ट दूसरे पे नहीं चले जाते हैं। कुछ समय तक आप उस गुण को और अच्छे से सीखते हैं, उसको संचित करते हैं। जैसे अगर आप बच्चा बैठना सीखा था तो आप खड़ा होना सीख गया, खड़ा होने लगा। अब ऐसा नहीं ना खड़ा होते हुए पहला पैर चलने की कोशिश करने लगे। अब वो खड़ा होगा तो कई दिनों तक, 4 से 5 दिनों तक, यानी ये स्पाइरल का मतलब है कि उसको बहुत अच्छे से सीख जाएगा, उसको कंसोलिडेट कर लेगा और जब भी कुछ नया सीखेगा तो उसको पिछले से जोड़कर सीखेगा। यानी जब वो खड़ा हो चलना सीखेगा तो अब उसको पता है कि अगर वो सोया है, मान लीजिए सोया हुआ है बच्चा, अब उसको चलना है, चलना वो जान गया है, तो वो चलेगा कैसे? सोकर पहले आराम से उसी तरीके से खड़ा होगा जैसे वो खड़ा होता था, पकड़ के खड़ा, तब वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। यहां 2-3 पॉइंट आपको समझना है कि इस स्पाइरल का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखते सीखते हर दिन नया नया सीखते जाते हैं, यानी सीखने के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, सीखते हैं रुकते हैं, सीखते हैं रुकते हैं, यानी लर्न करते हैं, यानी हमारे अंदर विकास आता है, गुण आते हैं। गुण के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसको जब अच्छे से सीख लेते हैं तब नए गुणों को सीखते हैं। और जब नए गुणों को सीखते हैं तो पुराने गुण भी साथ में रहते हैं। यानी कि जब दौड़ना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर चलने का भी गुण आ गया रहेगा, तो उससे भी जोड़कर सीखते हैं। यह है स्पाइरल कंसेप्ट, वर्तुलाकार सिद्धांत। दर में भिन्नता, अगर दो बच्चों का विकास हो रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों की दर समान हो। दोनों की दर समान होने का मतलब है कि वो एक ही दिन बोलना भी शुरू करें, एक ही दिन खड़ा होना भी शुरू करें, एक ही दिन वो दौड़ना शुरू कर दें। और ये जरूरी नहीं है किसी की दर कोई 1 महीना पहले 1 महीना बाद, वो होता है क्योंकि ये क्यों होता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है कि हर व्यक्ति समान नहीं है। कुछ लोगों का वो प्राकृतिक रूप से होता है और उसमें इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है, आगे पढ़ेंगे। पूर्वानुमान और भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास में एक पूर्वानुमान का भी सिद्धांत आता है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है किसी बच्चे को, उसके पढ़ाई को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर, ये जरूरी नहीं है कि 99-100% सही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि 80% तक संभावना है कि अगर वो प्रिडिक्ट कर देगा कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे जगह पढ़ेगा। जैसे अगर आप पढ़ें कहीं पर, अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाना भी चाहिए, आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कहीं और पढ़ा रहे हो, तो आप बता देंगे कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये जरूर टॉप करेगा। या अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको टीचर ने बोला होगा कि आपका तो एक बार में ही क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। यानी ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, पूर्वानुमान है, भविष्यवाणी है, ये विकास के गुणों को देखते हुए अनुभवों से व्यक्ति बता पाता है। एक टीचर हो, माँ बाप हो, कोई रिलेटिव हो, वो अपने अनुभवों से आपके गुणों को देखकर वो प्रिडिक्ट कर देता है और 80, 70, 50% ये अनुभवों के अकॉर्डिंग ये सही होने की भी संभावना रहती है। एकीकरण का सिद्धांत, जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारे अंतर्गत वो एकीकरण एक होकर प्रदर्शित होता है। अगर एक बच्चा यहां पर बड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसको एक एंगल से उसका शारीरिक दिखेगा, एक से मानसिक। अब वो कोई भी काम करेगा उसके सारे विकास प्रदर्शित होंगे। अगर ये यहां पर स्पीच बोल रहा है तो उसके अंतर्गत उसके बोलने का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शो होगा, वो किस स्पीड से बोल रहा है, कौन कौन से वर्ड सेलेक्ट किया है, उससे उसका कॉग्निटिव लेवल भी शो होगा। यानी फिर अगर वो और किसी बात पे सेंटी हो जा रहा है तो उससे उसका इमोशनल लेवल भी शो होगा। यानी सारे विकास जो हैं जब वो प्रदर्शित होते हैं तो एकीकृत होकर प्रदर्शित होते हैं। जब आप पढ़ने में अच्छे हो गए हैं तो अब जब आप बोलेंगे तो इससे ही अंदाजा लगाया जाएगा कि आपका इन्वायरमेंट कैसा रहा होगा, किस स्कूल से आप पढ़े हैं, यानी वो सब कुछ इंटीग्रेटेड होकर आपको दिखता है। एक और कंसेप्ट है कि विकास जो होता है वो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है अनुवांशिकता, यहां मल्टीप्लाई का सिंबल है, और पर्यावरण का।
ये आगे हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही डिटेल से, यानी विकास में ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों के अंतरक्रिया से या इन्हीं दोनों के गुणात्मकता से विकास होता है या विकास एक विकास कहलाता है, इन्हीं का प्रोडक्ट। ये आगे जब हमारा एक चैप्टर ही है अनुवांशिकता और पर्यावरण, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैच्योरिटी और लर्निंग भी इसी के अंतर्गत थोड़ा बहुत आएगी, तो उसको समझ लेंगे। ये जो आपको मैंने ऊपर सिद्धांत बताए लगभग 9, और इसमें जो छोटे छोटे, उम्मीद है ये आपको डिटेल से समझ में आए होंगे। अब जान लेते हैं इनको प्रभावित कौन से फैक्टर करते हैं, इनको इफेक्ट कौन से डालते हैं। यानी जो विकास होता है वो भी तो प्रभावित होता है, ऐसा नहीं ना कि सबके विकास एक जैसे हों, वेरिएशन आता है। क्यों आता है, क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसके कारण आपको यहां पर मिलेंगे। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुवांशिकता, जिसको वंशानुक्रम हेरिडिटी कहते हैं। यानी हमारे जेनेटिक फैक्टर से हमारे अंदर विकास के में अंतर देखने को मिलता है और वो हमें प्रभावित करते हैं। जेनेटिक यानी जीन्स जो कि हमारे माता पिता से, मेरे माता पिता की उनके माता पिता से, एंसेस्टर से मिलते आते हैं। आपके अंदर जो जीन है वही, कभी कभी मान लीजिए कोई ऐसी फैमिली से है जो फिजिकली स्ट्रांग है, जैसे पहलवान हो या कोई एथलेटिक हो, तो उसके जो एथलीट है उसकी बॉडी उसी तरीके से, अगर उसके माँ बाप उस तरीके के, मान लीजिए कोई अच्छे नेशनल लेवल प्लेयर हो या अच्छे प्लेयर रहे हो, तो उसकी भी बॉडी उसी तरीके से दिखने को मिलेगी। ऐसी संभावना होती है लगभग 90 to 95%। और कोई मोटा होता है घर में तो उसके देखेंगे कि उसके बच्चे भी मोटे होते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो फैक्टर है, ये इसी को हेरिडिटी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर कहा जाता है। अगला जो है वो है इन्वायरमेंट, आपका वातावरण, जो पर्यावरण है आपका, ये भी आपको प्रभावित करता है। पर्यावरण, आप जैसे जगह पे रहेंगे, आप बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड फैमिली में अगर आप पैदा होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें बहुत पहले से ही बोलना सीखना, समझना, लिखना, ये सब सीख जाते हैं और आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बाकी बच्चों की तुलना में बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में। और जिसका पर्यावरण अच्छा नहीं है, यानी वो ऐसी फैमिली में वो पैदा हुआ है जहां पर शिक्षा उतनी बेहतर नहीं है, तो वो जरूर उसको, उसके विकास में देरी होगी, उसका विकास थोड़ा देर से होगा या उसका विकास उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। ये दो कारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है न्यूट्रिशन, आहार। जैसा आप भोजन खाते हैं, जैसा आप भोजन करते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है। हम अच्छे न्यूट्रिशियंस फूड खाएं तो हमारी हाइट भी जल्दी बढ़ेगी, यानी टाइमली ग्रोथ होगी। जो बच्चे कुपोषित होते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, वो बहुत ही दुबले पतले रह जाते हैं, उनका विकास बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है, वो क्रम बड़ा देरी से आता है। तो ये एक फैक्टर है न्यूट्रिशन का। डिजीज, अगर किसी बच्चे को बचपन में ही रोग हो जाए, कोई ऐसी डिजीज हो जाए, आप देखेंगे कि वो थोड़ा दुबला पतला हो जाएगा, वो जल्दी चल नहीं पाएगा, बोलेगा, यानी उसके अंतर्गत वो सारी चीजें दिखने लगती हैं कि ये बीमार होने की वजह से ये कितना देर में विकसित हो रहा है, देर में चीजें सीख रहा है। इंटेलिजेंस, एक और फैक्टर आता है बुद्धि। बुद्धि जो है ये एक तरीके की आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। अब जिसकी बुद्धि अच्छी तेज रहेगी, जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा रहेगा, वो चीजों को बहुत जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी पढ़ेगा, बहुत जल्दी करेगा। जिसका स्लो होगा, क्योंकि सबका सामान नहीं होता है, जो एवरेज होगा तो वो थोड़ा कम सीखेगा। और उसमें हम लोग जब आईक्यू इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा जो है यौन, सेक्स, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आपका मेल भी, ये मेल फीमेल जो है आपका जेंडर भी डिसाइड करता है कि आपका विकास किस तरीके से हो। जैसे बहुत सारी चीजें जो है, जैसे बच्चों की हाइट, मेल की हाइट जो है वो 18 सालों तक बढ़ती है, 18 वर्षों तक। फीमेल की 16 वर्षों तक ही बढ़ती है। बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि फीमेल में गुणों का विकास जल्दी हो जाता है, मेल में बाद में होता है। तो ये सब जो है, ये सब भी जेंडर के अकॉर्डिंग चीजें इफेक्ट होती हैं, यानी उस पर प्रभाव पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अवस्थाएं हैं, हालांकि इस अवस्था के जो चैप्टर को हम लोग अगली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्ट में जान लीजिए, जैसा मैंने बताया कि जब हम बाल विकास की बात करेंगे तो 18 से 19 साल तक जनरली बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी एज सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी एज आती है, वो आती है गर्भावस्था। यानी जो हमारा विकास होता है वो सिर्फ जन्म के समय नहीं, मैंने आपको बताया था कि मां के गर्भ में ही, यानी मां के पेट में ही हमारा विकास प्रारंभ हो जाता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ हाइट, वेट और कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है हमारे अंतर्गत। तो ये जो है, इसी को प्रीनेटल पीरियड, इसको गर्भावस्था या पूर्व प्रसव अवस्था भी कहा जाता है।
जो 9 माह 10 दिन की होती है और लगभग 38 से 40 हफ्तों का ये समय होता है जो कि मां के गर्भ में होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ये 4 है। ये आपको जानना है, इसलिए कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछता है, आपको इसी तरीके से ऑप्शन दे देगा, कहेगा क्रम को बताइए, तो थोड़ा सा जान लेंगे तो क्रम आपको जान बताने में आसानी होगी। इनको और क्या क्या कहते हैं, इनमें क्या क्या गुणों का विकास होता है उसकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तो इसलिए इसको बस एक आपके लिए ये इंट्रोडक्शन रहेगा। शैशवावस्था इन्फेंसी एज, जन्म से लेकर 2 साल तक के बीच के बच्चे को, यानी उस एज ग्रुप को इन्फेंसी एज ग्रुप शैशवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 2 से 11 वर्षों तक। तो बाल्या को और अच्छे से पढ़ने के लिए, और जो ये मैं बता रहा हूं, आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, आप बहुत सारे आपके बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये एज ग्रुप अलग अलग है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, राइटरों ने अपने अकॉर्डिंग बांटा है, लेकिन आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ज्यादा सटीक है। क्योंकि जब हम कहीं और पढ़ाते हैं, जैसे मैं जब सेमेस्टर क्लासेस पढ़ाता हूं, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, वहां पे जो ग्रुप आता है तो वो अलग हो जाता है। वहां पर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 हो जाती है, लेकिन यहां पर आपको आपके सिलेबस, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जानना पड़ेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड एज कहते हैं, वो आपकी 2 से 6 वर्ष के बीच होती है। उत्तर बाल्यावस्था, जिसको लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इंग्लिश में, वो 7 से 11 वर्ष के बीच है। किशोरावस्था, जिसको एडोलेसेंस कहते हैं, ये 11 से 18 साल के बीच की मानी जाती है। और ये एज ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी बताया जाएगा, जो भी सिखाया जाएगा, इन 3 एज को, बेसिकली इन 3 एज को या इन 4 एज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा कि इस एज में ये होता है, इस एज में बच्चा ऐसे सीखता है, इसमें इन गुणों का विकास होता है, यानी कुछ इस तरीके से। और जब भी मैं यहां पर बच्चा, शिशु बोल रहा हूं तो वहां मेल की बात नहीं है, मेल और फीमेल दोनों की बात है। जहां पर हम किशोर किशोरी बोलेंगे, बालक बालिका बोलेंगे, वहां पर अंतर होगा। यानी मैं जेंडर बायसनेस नहीं कर रहा हूं। ये पिक्चर, अगर यहां पर मैं शिशु बोलूंगा तो शिशु जब हम कहते हैं तो वहां पर मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, उसमें हम अलग करके नहीं, जेंडर अलग करके नहीं जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन आए थे उसको भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और आगे के टॉपिक को, आगे के पॉइंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको एक बार क्विक प्रीव्यू, एक रिवाइज कर लेते हैं। हमारा क्विक रिवीजन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं पढ़ा, इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसके सिद्धांत को हमने बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने वृद्धि क्या है, वृद्धि का क्या, वृद्धि कैसे विकास से उसके बीच अंतर है, उसके डिफरेंसेस को हमने जाना, इसके कितने रूप में बेसिकली विकास होता है उसको भी हमने जाना, और क्षेत्र को जाना, डोमेन क्या है, इसके एरिया क्या है डेवलपमेंट के, उसको जाना। और बेसिकली हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि मनोविज्ञान से ही ये शाखा आई, और अब इसका नाम बदलकर बाल विकास कर दिया गया, क्योंकि विकास शब्द के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं जिसपे अध्ययन करना रहता है। और बाल विकास है इसलिए क्योंकि हम 18 साल तक करते हैं, क्योंकि अगर मानव विकास होता तो हमें इसके आगे की एज को भी पढ़ना होता, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आएगी। कहने का अर्थ यह है कि जब हम मानव विकास कह देते तो हमें यह भी पढ़ना होता, लेकिन आपके लिए, आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो आपको बाल विकास तक ही सीमित रहना और उसी को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। उम्मीद है आज की क्लास ये आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो वहां पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।